हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज का टॉपिक है द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे, लेकिन उसी के अंदर हम देखते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है उसकी वैलिडिटी कब तक है, मतलब कब तक आप रे ऑप्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही बात है। तो देखिए, जो हमारा रे ऑप्टिक्स था, हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। तो उसके अंदर हमने एक बात क्लियर की थी, रे इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सुनो, रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, लेकिन जो वेव है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता। स्पेरिकल्स होता है, सिलेंड्रिकल्स होता है। ये सुनो, जस्ट लाइक दैट। सो अभी हमने दो फिनोमिना स्टडी की थी इस चैप्टर में, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन की बात करें, सो डिफ्रैक्शन के अंदर देखिए, यहां पर एक स्लिट थी। ओके, दिस इज द स्क्रीन। सो अगर यहां पर सोर्स है, तो एक्चुअली अगर सोर्स में से जो रेज आती है वो स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल करे, तो सपोज यहां पर पहुंच पाए, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तो। ओके, लेकिन हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर ही हमको ब्राइट या जो लाइट है वो दिखती थी। हमको तो यहां पर भी डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट दिखता था। ये सुनो, एकदम सेंटर में नहीं, सेंटर से अलावा भी हमको ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट दिखता रही। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर भी लाइट रेज आती होगी। तो ये कैसे हो सकता है? अगर लाइट रेज जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो सिर्फ यहीं तक पहुंच पाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो लाइट रेज जो है वो यहां से आते हुए थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे कर्व्ड हो जाती है। ओके, यहां से आती हुई थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे कर्व्ड हो जाती है। आई बात समझ में? तो वो जब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तब तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो रे ऑप्टिक्स का पालन कर रही है। यस और नो? वी कैन से इफ दिस इज द पॉइंट वेयर इज चेंज द फॉर्मेशन, इज यहां से फॉर्मेशन चेंज कर रही है, स्ट्रेट लाइन में नहीं लेकिन थोड़ा सा कर्व्ड हो जाती है। सपोज दिस डिस्टेंस इज z, देन वी कैन से अप टू z डिस्टेंस द लाइट फॉर्म इज रे। मतलब रे ऑप्टिक्स का पालन ये z डिस्टेंस तक हो रहा है। ये सुनो, उसके बाद वो वेव फॉर्मेशन में जा रही है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रे। यहां तक की लिमिट है या यहां तक की वैलिडिटी है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वैसे भी बोल सकते हैं। So the validity of ray optics is what? Up to that distance where the light rays is passing in a straight line or follow the rules of ray optics, that is the validity of ray optics. आई बात समझ में? तो there is one scientist which name is Fresnel. तो फ्रेनल साइंटिस्ट ने यह प्रूफ किया था कि कितने डिस्टेंस तक जो रे है उसकी वैलिडिटी रहती है। ओके, सो यहां पर हम पढ़ेंगे that the scientist is a Fresnel scientist. So this also known as a Fresnel scientist said that in light during the diffraction, up to z distance light travel in straight line. So that is the validity of ray or रे ऑप्टिक्स। मतलब इस पॉइंट तक रे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट तक रे रहता, उसके बाद रे फॉर्मेशन नहीं था, वेव हो जाता, क्योंकि वेव में एक्चुअली ऐसा फॉर्म्स निकलते हैं, रे में तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये सुनो, सो यहां से ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द वेव फॉर्मेशन और यहां तक रे फॉर्मेशन है। तो ये कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना हो तो हमें पता है कि जो स्लिट का डिस्टेंस होता है वो ए रहता है। ये सुनो, सो फ्रेस्नेल साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया
कि अगर सेंटर में से लाइन ड्रॉ करें, देन इफ यू क्रिएट एन एंगल हियर, देन दिस एंगल इज थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज ए। तो ये तो z है, अगर इसको अलग से ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज थीटा, ये a है और ये z है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पर ये 2a जितना डिस्टेंस क्रिएट होता है तब तक, मतलब यहां पर a है, ये विड्थ 2a जितनी हो जाती है तब तक डिस्टेंस जो है उतने डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स अप्लाई हो सकता है। आई बात समझ में? तो देखिए अगर यहां पर थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस अप्लाई करें तो फ्रॉम द फिगर यू कैन राइट, फ्रॉम फिगर यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू a बाय z, ये सुनो। और जो डिफ्रैक्शन है, तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? डिफ्रैक्शन कंडीशन इज थीटा शुड बी लैम्डा बाय a, ये सुनो। ये कंडीशन हमको मालूम है, डिफ्रैक्शन में हम पढ़ गए। दिस इज द कंडीशन फॉर द डिफ्रैक्शन एंड हियर थीटा वी फाइंड दैट थीटा इज इक्वल टू a बाय z। अगर इन दोनों को इक्वल करें, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2, देन 1 इज इक्वल टू 2 लिखे तो क्या होगा? a बाय z इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, ये सुनो। अगर इसमें से z को अगर सब्जेक्ट किया जाए, देन z शुड बी क्रॉस मल्टीप्लाई देन s स्क्वायर अपॉन लैम्डा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो फ्रेनेल साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, इसलिए इसको ZF भी बोलते हैं, ZF भी कहा जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ओके, इसलिए इसको ZF भी बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। सिर्फ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स अगर आपको फाइंड करना, किसी चीज के दौरान अगर लाइट रेज जो है वो ऐसे कोई स्लिट से पास हो रही है या फिर कोई हडल से गुजर रही है, तो अप टू विच लिमिट वी कैन अप्लाई द रे ऑप्टिक्स, दैट इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ऑफ समथिंग वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ दी जाती है, या फिर ऐसा भी बोल सकता है अप टू विच लिमिट, अप टू विच लिमिट वी कैन अप्लाई रे साइंस, up to which limit we can apply ray science. So this is the limit a square by lambda where a is what? A is a जो ये obstacles है या फिर ऐसे जो hurdles है, hurdles की width या फिर हम बोल सकते हैं slit की width, so width of hurdles, obstacle या फिर slit। ओके, और जो लैम्डा है वो हमारी वेवलेंथ हो गई। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा टॉपिक था वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, लिख लीजिए, इसमें से नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, वो भी साथ में देख लेते हैं। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए इसमें से। डन? दिख रहा है सब कुछ? ओके, लिख लीजिए। देखिए हमारा टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 10.10। क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का ही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम द विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द अपर्चर ऑफ 4 mm and the wavelength is 400 mm. So the aperture दिया हुआ that is d is equals to 4 mm and the lambda is given that is, suppose इसको a भी बोल सकते हैं, aperture a, d जो होता है वो दो स्लिट के बीच डिस्टेंस को हम d बोलते हैं, lambda is 400 mm। डन। अब देखिए फाइंड क्या करना है हमको, the limitation or the estimate the distance from the which the ray optic is good approximation। गुड अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि कब तक आप रे ऑप्टिक्स को वैलिड मान सकते हैं, कब तक आप रे ऑप्टिक्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द कब तक अप्रोक्सीमेशन उसका लग सकता है रे ऑप्टिक्स का। तो एक बात यही होगी कि दिस इज द
वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ही फाइंड करना हमने। तो उसका इक्वेशन हमको मालूम है ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमड़ा। ये सुनो, देखिए कई बार क्या होता है कि जो एपेचर दिया जाता है, एपेक्स दिया जाता है, या अडल्स दिया जाता है, या फिर स्लिट्स भी दी जाती है, तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो नियर अबाउट mm में रहता है। आपको आइडेंटिफाई कैसे करना वो आपको बता दूंगा। ये 4 mm के करीब रहेगा, सॉरी mm के करीब रहेगा, मींस 10 टू द पावर -3 के करीब रहेगा। एंड द वेवलेंथ शुड बी नियर अबाउट 10 टू द पावर -7, उसके करीब रहेगी। ओके, सो 400 mm मींस 4 × 10 टू द पावर -7। आई बात समझ में? तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगी कहां पर ए रखना, कहां पर लेमड़ा रखना। डन, ओके। अब कुछ भी करना, सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है। देन ZF इज इक्वल्स टू ए जो है दैट इज 4 mm मींस 4 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। डन, एंड डिवाइड बाय लेमड़ा, सो लेमड़ा इज 400, so 400 mm means 10 to the power -9। ओके, so 4 क्रॉस 4 उसका स्क्वायर मतलब इनटू 10 टू द पावर -6। डन, और जो ये 400 है वो यहाँ पर रह जाएगा 400 10 टू द पावर -9। डन, सो 1 4 1 4 कैंसल, 100 यहाँ पर जो 100 है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन 4 10 टू द पावर -7, 7 ऊपर जाएगा तो +7, यहाँ से कट, देन 1 0, देन 14 मीटर। दिस इज द लिमिटेशन और अप्रोक्सीमेशन लिमिट ऑफ द रे ऑप्टिक्स। या 40 मीटर तक अगर ये वेवलेंथ यूज करेंगे, ये वेवलेंथ यूज करेंगे, और अगर ये स्लिट का डिस्टेंस है या फिर ऑब्स्टेकल का है या फिर जो हर्डल्स आता है जहाँ से डिफ्रैक्शन होता है वो 4 mm का है, वेवलेंथ ये है, तो 40 मीटर तक आप जो रे है, जो लाइट है, वो रे के फॉर्म में रहेगी। ओके, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। उसके बाद उसका वेव फॉर्मेशन आ जाएगा। आई बात समझ में? सो बड़ा ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्वेश्चन में कई बार जो वर्डिंग रहती है वो अलग अलग रहते हैं। ऐसा क्लियर नहीं बोला जाता कि फाइंड द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, तो आपको आ जाएगा कि यही इक्वेशन पुट करना। कई बार क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं व्हाट इज द गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द दिस रे ऑप्टिक्स, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कब तक आप रे ऑप्टिक्स लगा सकते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स, व्हाट इज द डिस्टेंस, which distance for the ray light is in a ray form, कहाँ कितने डिस्टेंस पर लाइट जो है वो रे फॉर्म में रहती है। आई बात समझ में? ऐसे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन रहेगा वो यही रहेगा, ZF फ्रेनेल्स डिस्टेंस। ओके, इसलिए इसको ZF बोला जाता है, दैट इज a square by lambda। डन, लिख लीजिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, MCQ वगैरह में भी आ सकता है। डन, लिख लिया? ओके ओके, डन। अब देखिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, ये अब तक हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट का वेव फॉर्म देखते हैं, ये सुनो। तो पहले क्या था कि जो सबसे पहले हाइगन्स साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था, या फिर बताया था, ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइगन्स ने ऐसा बोला कि जो वेव है, लाइट का वेव, दैट इज अ मैकेनिकल वेव। हाइगन्स ने क्या बोला? जो लाइट का वेव है वो क्या है? मैकेनिकल वेव है। लेकिन एक्चुअल में लाइट का वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि अगर मैकेनिकल वेव होता तो मैकेनिकल वेव क्या होता कि उसको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम चेंज हो तो चलेगा, लेकिन मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट द मैकेनिकल वेव्स। लेकिन एक्चुअल में हमें पता है लाइट रेज जो है वो, सपोज यहां पर सन है और यहां पर अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं, हाँ अर्थ के आसपास है, अर्थ के पेरिफेरी में है, लेकिन सन से अर्थ तक तो ज्यादा डिस्टेंस है, वहां कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट रेज यहां से अर्थ तक पहुंच पाते हैं। तो अगर उसको मीडियम की जरूरत रहती तो वो ना वहां नहीं पहुंच पाते। इट मींस दैट द लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। सो आफ्टर दैट there is one scientist that name is Maxwell। तो मैक्सवेल ने ऐसा बताया कि लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम ये स्पेशल चैप्टर भी है जो पार्ट 1 का 8 चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाउ वी डिराइव दैट इस इक्वेशन में वो कैसे पढ़ते हैं, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाइट रेज है उसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो छोटा सा मैं उसको आपको इंट्रो दे देता, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली सपोज इस डायरेक्शन में अगर लाइट रेज जा रही है, ओके, इस डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट हो रही है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दोनों तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये वेव की डायरेक्शन है, ओके, तो वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोफील्ड रहता है। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोपोगेटिंग। देखिए सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो आपको रेड मार्कर दिख रही है दैट इज अ मैग्नेटिक वेव, एंड उससे परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में दिस इज द इलेक्ट्रिकल वेव्स, सॉरी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब तीनों जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से कुछ इस तरह से, तो उसका जो वेव का प्रोपोगेशन रहता है कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेव और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल वेव्स। डन। तो ये तीनों प्रोपोगेट कैसे करते हैं? अगर लाइट वेव्स इस डायरेक्शन में चल रही है देन दो मैकेनिकल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कुछ इस तरह से चेंज होते हैं। आई बात समझ में? और इस तरह से चलते हैं। तो सपोज अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो तुरंत बाद यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। उसके बाद हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आई बात समझ में? कुछ इस तरह से चलते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ द वेव वो एक ही रहती है, यही डायरेक्शन में रहती है। तो इसका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल वेव ऐसे चलता है। आई बात समझ में? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द वेव। एक्चुअली वो मैक्सवेल ने प्रूव किया या उसने एक्सप्लेन किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे क्या फर्क पड़ता है, यस देयर इज अ चेंज वेयर द मैकेनिकल कंसेप्ट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट, क्योंकि इसमें मीडियम रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। विदाउट मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल, ओके। और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी चेंज होता है। आई बात समझ में? ओके। एक और कंसेप्ट है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसमें ऐसा रहता है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, कि इस डायरेक्शन में अगर वेव जा रही है तो उससे परपेंडिकुलर सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं। मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में सपोज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन की बात करें तो उसमें सभी डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर्स रहते हैं। फील्ड वेक्टर्स, इसको कॉमनली हम फील्ड वेक्टर्स बोलेंगे, फील्ड वेक्टर्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो वो वेक्टर फॉर्म है, तो फील्ड वेक्टर्स बोलेंगे। मतलब कि कैसे होगा, सपोज अगर हम इसकी बात करें, अगर ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके, तो उससे परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, दिख रहा है? तो इस डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, उससे परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया, उसमें सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो उसको कॉमनली हम फील्ड वेक्टर्स बोलेंगे। तो सभी डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर्स रहता है। आई बात समझ में? मतलब अगर यहां पर ऐसा बोला जाए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है, ओके, तो इससे सभी डायरेक्शन में से, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहां से भी इलेक्ट्रिक, यहां से भी इलेक्ट्रिक, यहां से भी इलेक्ट्रिक, सभी डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स निकलते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो वेव्स होती है इसको बोलते हैं, इस टाइप की वेव्स को बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन है। आई बात समझ में? यहां से परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा इस डायरेक्शन में जा रहे तो ये परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। सभी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स मिलेंगे। सो इस टाइप की वेव को बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड वेव। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि तो फिर ये अनपोलराइज्ड है तो पोलराइज्ड किसके बोलेंगे? यस, द पोलराइज्ड वेव जो कोई एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, मतलब उसकी जो फील्ड वेक्टर्स होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और दैट ऑल फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव,
अगर ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है तो उससे पैरेलली सारे वेक्टर्स रहेंगे। ओके, जो सारे वेक्टर्स है वो उससे पैरेलल रहेंगे, मतलब डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेकिन पैरेलल टू ईच अदर। सारे फील्ड वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। सपोज फील्ड वेक्टर्स को अगर ई से डिनोट करें, सो दैट ऑल फील्ड वेक्टर्स इज पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर देखिए सभी डायरेक्शन में थे, सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे थे, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज पोलराइज्ड वेव। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम बात करेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है, वेरियस एप्लीकेशन है इसकी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, मेडिकल एप्लीकेशन भी है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके दौरान भी एप्लीकेशन इसकी निकल आती है। ओके, तो आगे चर्चा करते जाएंगे कि पोलराइज्ड वेव की क्या जरूरत है, अनपोलराइज्ड वेव की क्या जरूरत है। जो सन में से आती है, मतलब जो नेचुरल सोर्स से आती है, वो अनपोलराइज्ड ही होती है। उसको पोलराइज करने के लिए मतलब उसमें सारी डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर्स होते हैं, इसमें प्रॉपर एक डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर्स आ जाते हैं, तो इससे इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर मिलते हैं, जो उससे एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है। तो उसकी एप्लीकेशन, वो डिटेल में एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो इसी के ऊपर बेस है। देखिए हमने बात की थी कि 3 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, diffraction and polarization. So this is the third topic where we transfer unpolarized wave to polarized wave. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। आई बात समझ में? व्हाट इज पोलराइजेशन? अनपोलराइज्ड वेव को पोलराइज्ड वेव में ट्रांसफर करने की प्रोसेस जो है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। डन, दिस इज द इंट्रो ऑफ पोलराइजेशन। आई बात समझ में? तो इसमें से अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? ओके, ये जो लाइन आपको दिख रही है उसको भी पोलराइज लाइट भी बोलते हैं, इसको भी पोलराइज लाइट बोलते हैं। देखिए इसमें जो फील्ड लाइंस है, फील्ड वेक्टर्स है, वो इस डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? तो यहां पर सामने से देखेंगे तो सिर्फ आपको डॉट ही दिखेगा, लेकिन ये अगर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, ये लाइट की डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज दिस डायरेक्शन में है, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर्स है, लेकिन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज अगर ये सब फील्ड वेक्टर्स है तो सारे पैरेलल टू ईच अदर है। आई बात समझ में? ये सारे पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन लाइन से है परपेंडिकुलर। डन। ओके, अब देखते हैं पोलराइजेशन डिटेल में क्या है, कैसे करना है। वैसे तो नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचर में भी होता आपको दिख सकता है, लैब वगैरह में या फिर प्रैक्टिकल इसका करना हो पोलराइजेशन का या पोलराइज वेव का, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ता है देख लेते हैं। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन देखिए, पोलराइजेशन है वो अनपोलराइज वेव को पोलराइज वेव में कन्वर्ट करता है। ओके, समटाइम्स क्या था कि ओल्ड टेक्स्ट में इसमें जेड लिखते थे, पोलराइजेशन। न्यू टेक्स्ट में पोलराइजेशन बोलते हैं, एस लिख दिया, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही रहता है। वैसे तो प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन वर्ड्स थोड़े से बहुत चेंज हो गए। अब देखिए पोलराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो बात करते हैं, दैट इज द यूजिंग द प्लास्टिक शीट्स। मतलब प्लास्टिक टाइप की एक शीट्स रहती, उसको प्लास्टिक शीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्रिस्टल शीट भी बोल सकते हैं या पोलराइज्ड शीट बोल सकते हैं। दैट इज द पोलराइज्ड शीट या पोलराइड शीट भी बोल सकते हैं। पोलराइज्ड शीट, उसमें क्या रहता है देखिए, दिस इज द अनपोलराइज्ड वेव। ये अनपोलराइज्ड वेव मतलब सारी डायरेक्शन में इसके वेव्स है, सभी डायरेक्शन में वेव्स ऐसे, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारे डायरेक्शन में है। अब उससे उसको एक शीट से पास करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलराइड शीट्स। ओके, या फिर इसको निकोल स्लीट्स भी बोल सकते हैं, या फिर एक मेटल्स आती है उसको बोलते हैं टूर्मिलिन, उससे भी ये बनी रहती है। ओके, सो ओके, इसको हम बोलेंगे टूरमेलिन प्लेट, टूरमेलिन प्लेट भी बोल सकते हैं, या फिर
इसको बोलेंगे पोलराइड शीट्स। आई बात समझ में? पोलराइड शीट है। पोलराइड शीट मतलब क्या होता है कि एक ऐसी शीट्स होती है उसमें से सिर्फ एक ही तरह के फील्ड लाइंस वेक्टर्स पास हो सकते हैं। एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सपोज कि मान लो कि इसमें ऐसी एक स्लिट है, मान लो कि ऐसी एक स्लिट है नहीं लेकिन मान लो, तो अगर ये स्लिट है तो इसमें से कितने रेज पास हो पाएंगे? जो ये स्लिट को पैरेलल हो वही पास कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें तो सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है। ये बात समझ में? लेकिन सारे वेक्टर्स इसमें से पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें जगह तो सिर्फ इतनी है, स्पेस तो इतनी है, और उसमें से जो पैरेलल होंगे उससे पैरेलल होंगे वही पास हो पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये ऐसी प्लेट होती है जिसमें से सिर्फ एक ही तरह के फील्ड वेक्टर्स पास हो सकते हैं। डन? ओके, ठीक है, ठीक है। तो इससे अगर पास होंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। मतलब जो वेव है वो वेव कुछ इस तरह से आती हुई आपको दिखेगी। डन? कुछ इस तरह से आती हुई दिखेगी। आई बात समझ में? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सारे जो फील्ड वेक्टर्स है वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर तो सभी डायरेक्शन में आते थे, यहां पर जो इंसिडेंट होते थे वो फील्ड वेक्टर्स तो सारे डायरेक्शन में थे, सभी डायरेक्शन में ऐसे फील्ड वेक्टर्स थे, लेकिन उससे जो पैरेलल होगा वही यहां से ट्रांसफर हो पाएगा। सो ये थी अनपोलराइज्ड वेव या अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट उसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में? उसको पोलराइज्ड वेव लाइट में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। आई बात समझ में? अनपोलराइज्ड वेव को पोलराइज्ड वेव में कन्वर्ट करना। तो इसकी जो एक्सिस है, जो प्लेट है, पोलराइड शीट की जो एक्सिस है उसको बोलते हैं शीट की एक्सिस, एक्सिस ऑफ स्लिट, या फिर पोलराइज एक्सिस भी बोल सकते हैं कि ये वो एक्सिस है जिससे पैरेलल जो रेज होंगे, पैरेलल जो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे वही पास हो पाएंगे। ये बात समझ में? तो इसको बोलेंगे पोलराइजेशन प्रोसेस। द प्रोसेस टू कन्वर्ट या फिर ट्रांसफर भी बोल सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड unpolarized light to polarized light is called polarization, is called polarization। आई बात समझ में? सो इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड और इस प्रोसेस को बोलेंगे पोलराइजेशन। डन? ओके। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक प्लेट में से इस प्लेट में ट्रांसफर हो तो कुछ इस तरह से पैरेलल ही हो, कोई एंगल पे भी इस प्लेट को रख सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरी चीज, अगर यहां पर जितनी इंटेंसिटी है उतनी इंटेंसिटी यहां पर रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज पैरेलल टू intensity of light is proportional to the light vectors, या फिर लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते। देखिए अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है या लाइट का जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से है, तो यहां पर क्या रहता है? दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। यस और नो? एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज proportional to लाइट एम्पलीट्यूड, ये हमें पता है। सो एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल में रहते, तो देखिए यहां पर एम्पलीट्यूड तो सारे डायरेक्शन में थे, ये सुनो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रहती, तो यहां पर एम्पलीट्यूड तो सारे डायरेक्शन में थे, यहां पर एम्पलीट्यूड सिर्फ कुछ ही थे। तो यहां पर अगर ईडेस की बात करें तो वो चेंज हो गया, तो इंटेंसिटी भी डाउन हुई, यहां पर से यहां पर इंटेंसिटी कम हो गई। आई बात समझ में? तो पोलराइजेशन प्रोसेस में क्या रहता है? इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। वो कितनी डिक्रीज होती है वो हमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है माल्स साइंटिस्ट, उसने प्रूफ किया था। ओके, तो उसका भी प्रूफ देख लेते हैं साथ साथ में। पहले इसमें से ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहे तो, वीडियो को पॉज करके। ओके, कर लिया? ठीक है।
अब देखते हैं वो उसका माल्स इक्वेशन। डेफिनेशन थी जो आपको टेक्स्ट वगैरह में मिल जाएगी या फिर आप कुमार की ऐप में भी देख सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, यहां से एक दूसरी प्लेट रख देते हैं कोई एंगल पे, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि कितनी इंटेंसिटी चेंज होती है। तो कोई एंगल पे हमने ये दूसरी प्लेट रख दी, एंगल पे रख दी तो इसकी जो एक्सिस थी वो भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। इस एक्सिस जो देखिए यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर थी, मतलब अब यहां से कुछ इसकी एक्सिस ऐसी हो जाएगी, तो मतलब कोई एंगल क्रिएट कर देगी, ये सुनो। अगर ये एक्सिस से बात करें तो एक्सिस से जो प्लेट की एक्सिस है वो कोई एंगल क्रिएट करेगी। ओके, तो क्या होगा, अगर एंगल क्रिएट करेगी तो क्या होगा, देखिए अब लाइट रेज जो है वो पैरेलल आती थी, अब यहां से इंसिडेंट होगी, सपोज यहां पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से क्या पास हो पाएगी, इसमें से पास हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्लेट है इसको बोलेंगे टूरमेलिन प्लेट। टूरमेलिन टाइप की ये प्लेट आती है, इसको टूरमेलिन प्लेट भी बोल सकते हैं या फिर पोलराइज शीट्स भी बोल सकते हैं। ओके, जिसमें से लाइट रेज अगर पास हो तो पोलराइज हो जाती है। तो देखिए यहां पर एक ही डायरेक्शन में, मतलब पोलराइज लाइट तो है ही ऑलरेडी, लेकिन क्या होता है, ये जो देखिए यहां से आती 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 यहां पर एंटर कर जाती है, तो एक्चुअल में जो एक्सिस है वो तो इस डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सिस ऑफ पोलराइज शीट्स, तो यहां पर पास नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पैरेलल जो लाइट है वही पास कर पाएगी। आई बात समझ में? तो अब क्या करें, देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये तो वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट हो सकता है, सपोज ये एंगल थीटा हो, सपोज ये एंगल थीटा हो, तो ये जो कंपोनेंट जो इससे पैरेलल हो, इस लाइन से जो पैरेलल हो वो ई कोस थीटा हो सकता है, ये सुनो। आई बात समझ में? हम क्या करते थे, वेक्टर कैसे निकालते थे, अगर ये ई है, इसका ये थीटा है, तो ये जो वाला वेक्टर था उसको बोलते थे ई कोस थीटा, ये सुनो। तो कुछ इसी तरह से हमने यहां पर यूज किया, वेरी सिंपल। तो इसका जो वेक्टर है वो ई कोस थीटा है, वो वहां से पास हो सकता है क्योंकि वो उससे पैरेलल हो गया। तो अब जो पास होके निकलेगा लाइट रेज, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? पोलराइज्ड ही है, लाइट जो है वो पोलराइज्ड ही है, लेकिन जो वेक्टर था वो चेंज हो गया, यहां पर ई था, ओके, यहां पर हो गया ई कोस थीटा। आई बात समझ में? इसका कंपोनेंट हो गया। तो यहां पर जो इंटेंसिटी थी वो प्रोपोर्शनल थी इस स्क्वायर से। अगर इस बात को छोड़ दो, अनपोलराइज्ड लाइट में से जब पोलराइज्ड लाइट बनती है उसकी सपोज इंटेंसिटी ई जीरो है और जो वेक्टर है वो ई है, सपोज मान लो कि, तो यहां पर तो वेक्टर चेंज हो गया, यहां पर वेक्टर क्या है, ई कोस थीटा, ये सुनो, एम्पलीट्यूड ई कोस थीटा है, तो यहां पर इंटेंसिटी अगर आई डैश की बात करें तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई कोस थीटा स्क्वायर। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, ई डैश प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये सुनो, क्योंकि यहां पर कंपोनेंट चेंज हो गया ना, तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी भी चेंज होगी, तो इंटेंसिटी अब कितनी होगी, प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर कोस थीटा, तो कितनी चेंज होगी, ओके, जो चेंज हुई वो हम फाइंड करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, द चेंज इन इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग प्लेट्स या फिर शीट्स ऑफ पोलराइड। ओके, पोलराइड शीट्स में से पास होके जो निकलती है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन है सेकंड और ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो 2 डिवाइड बाई 1 ले लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज आई डैश इज इक्वल टू ई डैश, सॉरी आई डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर आई 0 और ई स्क्वायर। दिख रहा है सबको वीडियो में? ओके, ठीक है, दिख रहा है। सो स्क्वायर कट हो गया, देन आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा आई 0। ओके, सो आई डैश का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर इस जीरो के यहां पर जा रहे हैं, आई 0 कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द स्लिट। आई बात समझ में?
तो ये इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, ये जो प्रोसेस थी या इंटेंसिटी फाइंड करने का जो इक्वेशन था वो माइल्स साइंटिस्ट ने यूज किया था, या माइल्स साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। इसलिए ये जो लॉ है या ये जो इक्वेशन है उसको लॉ ऑफ माइल्स भी बोला जाता है। ओके, लॉ ऑफ माइल्स या माइल्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं, माइल्स इक्वेशन। ओके, टेक्स्ट बुक में या फिर एमसीक्यू वगैरह में, एक्सरसाइज में हम ये बहुत यूज करने वाले हैं। आई बात समझ में? आई डैश इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर जो है उसकी मैक्सिमम cos जो होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 हो सकती है, लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हम 0 बोल सकते हैं, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि यहां पर cos स्क्वायर है ना, इसके -1 तो आ ही नहीं सकता। सो जो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। तो जो लाइट रेज जो पास होती है, पोलराइज लाइट जब ये शीट्स में से पास होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। देखिए इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड शीट्स या पोलराइजर, और इसको बोलते हैं एनालाइजर। आई बात समझ में? क्योंकि इसने क्या किया, इंटेंसिटी को एनालिसिस किया। तो एनालिसिस करने के लिए जो शीट्स यूज करते हैं उसको बोलेंगे एनालाइजर, और पोलराइजेशन के लिए जो स्लिट यूज करके, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट को इसने पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस स्लिट को बोलेंगे पोलराइजर शीट्स। आई बात समझ में? हो गया? ओके, लिख लीजिए। इसमें से हम थोड़े इसके 2-3 केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अलग अलग केसेस है तो उसमें इंटेंसिटी कैसी आती है। ओके, सो पहले जो भी इसमें लिखा हुआ है वो नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड में से दिख रहा है जो नोट डाउन कर लीजिए। ये माइल्स लॉ है। ऐसा भी आता है कि प्रूफ द माइल्स इक्वेशन और माइल्स लॉ, एक्सप्लेन द माइल्स लॉ या माइल्स इक्वेशन प्रूफ कीजिए, ऐसा भी टेक्स्ट बुक में या फिर 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, 2-3 वर्ड्स लिखने हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, अनपोलराइज में से पोलराइज में हो रहा है। पोलराइजर जो है अनपोलराइज में से पोलराइज में कन्वर्ट करता है। एनालाइजर क्या करता है, तो वो जो एंगल पे रखते हैं तो ये एंगल पे हमको ई cos थीटा कंपोनेंट निकाल के देता है। ओके, इसकी इंटेंसिटी इससे प्रोपोर्शनल है, इसकी इंटेंसिटी ई cos स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, और दोनों का फिर रेशियो ले लेते तो ये इक्वेशन आ जाता है। डन। तो ये फेल है, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद उसके केसेस देखते हैं। हो गया? डन। ओके, ठीक है। इक्वेशन याद रखना सिर्फ। अब इसके केसेस थोड़े बहुत, 2 ही केसेस है, वैसे तो ज्यादा केसेस नहीं है, 2 ही केस है, यहां पर आ जाएगा। ओके, देखिए केस 1 की बात करूं तो केस 1 क्या हो सकता है कि देखिए ये जो पोलराइजर है और एनालाइजर है उसके बीच का जो एंगल है वो सपोज ऐसा है, मतलब यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, यहां पर पोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो दिस इज द लाइट डायरेक्शन, और यहां पर हमने रख दिया ये पोलराइजर। तो अनपोलराइज्ड वेव लाइट जो है वो पोलराइज में कन्वर्ट हो गई, यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट थी वो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई। अब यहां पर हम कुछ इस तरह से एनालाइजर रखते हैं, मतलब जो नेक्स्ट प्लेट है वो हमने इस तरह से रखी। तो इसकी जो एक्सिस थी वो यहां पर ऐसी थी और यहां पर एक्सिस ऐसे हो गई। आई बात समझ में? तो यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आती थी, अनपोलराइज्ड लाइट कुछ इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में आती थी, और वो सारी एक डायरेक्शन में हो गई यहां पर। ओके, तो अब यहां पर जो इंसिडेंट होने वाली है वो एक्सिस से कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं इसकी जो एक्सिस है वो ऐसे है, दिस इज द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल है उसी को हम थीटा बोलते हैं। ये सुनो, ये देखिए ये जो एक्सिस है वो एक्सिस से ये थीटा एंगल पे तो है। आई बात समझ में? तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल ही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पोलराइजर की एक्सिस और एनालाइजर की एक्सिस उसके बीच का एंगल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के बीच का एंगल। आई बात समझ में? फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट दोनों प्लेट के बीच का एंगल वो भी बोल सकते हैं। तो यहां पर एंगल क्या है, एंगल बिटवीन
प्लेट 1 and 2 इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं? यहां पर एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, आई बात समझ में? तो ये एक्सिस और ये एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, साफ दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो जो इंटेंसिटी है यहां से जो पास होगी इंटेंसिटी, तो यहां से कोई लाइट रेज निकल पाएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी देखिए इक्वेशन भी बता सकते हैं। जो इक्वेशन आया था वो क्या था, I डैश इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, यस और नो, और थीटा क्या पुट करना है 90 डिग्री। सो I डैश इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 90, तो cos 90 क्या आता है 0, सो I डैश की इंटेंसिटी क्या हो गई, फाइनल इंटेंसिटी इज 0, तो इंटेंसिटी आ गई 0। मतलब कोई लाइट रेज यहां से पास ही नहीं हो पाएगी, और नहीं हो सकती ना, क्योंकि देखिए लाइट रेज ऐसे आ रही है और इसमें जो एक्सिस है, एनालाइजर की एक्सिस है वो कुछ ऐसे है, तो लाइट रेज को इतना मुड़ना पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि उसको 90 एंगल पे कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। तो जो ई कोस थीटा कंपोनेंट है, ई कोस थीटा कंपोनेंट है वो कितना हो गया है 0, क्योंकि कितना डिग्री पे घूमना पड़ता है 90 डिग्री पे, तो ई कोस 90 0 हो जाता है। सो इंटेंसिटी यहां पर 0 होगी। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 इज जो प्लेट है वो ऐसे रखी हुई है, ओके, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है और जो दूसरी प्लेट है वो भी ऐसे ही रखी हुई है। मतलब जो दोनों प्लेट है वो पैरेलल टू ईच अदर है, ऐसा बोल सकते हैं। द बोथ प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सुनो। अगर दोनों प्लेट पैरेलल टू ईच अदर है तो क्या होगा, देखिए यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, यहां से ऐसे पोलराइज हो जाती है, और इस दोनों की एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से, दिस इज द एक्सिस। तो यहां पर एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये सुनो, क्योंकि दोनों पैरेलल है। यहां पर थी परपेंडिकुलर, ओके, यहां पर परपेंडिकुलर प्लेट थी, यहां पर पैरेलल प्लेट है, दोनों प्लेट पैरेलल से, तो थीटा इक्वल टू 0। तो इंटेंसिटी जो है वो I डैश इज इक्वल टू क्या होगी, I0 cos स्क्वायर 0, यस और नो। तो cos स्क्वायर 0 है तो मतलब cos 0 क्या होता है 1, देन I0 इज इक्वल टू I डैश 0 इक्वल टू I0। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आई, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 रहती है, यहां पर I0 थी और यहां से जो इंटेंसिटी लाइट निकली वो भी ऐसे पैरेलल निकली, तो जो इंटेंसिटी थी वो चेंज नहीं हुई, ये सुनो, इंटेंसिटी सेम रही। सो दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहां पर बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है लाइट रेज की इंटेंसिटी वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, 0 to 1 के बीच में इंटेंसिटी वेरी करती है, क्योंकि यहां पर जो मल्टीपल था वो 1 आया, यहां पर मल्टीपल था वो 0 आया। आई बात समझ में? सो दिस इज द पोलराइजेशन प्रोसेस, ओके। सो सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद पोलराइजेशन के अंदर 2 और मेथड हमको देखनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, डन, ठीक है। लिख लीजिए, बोर्ड में से सारा नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिया, ओके।